हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक कविता, और कविता का नाम है कैदी और कोकिला। ये कैदी और कोकिला जो है ये अध्याय नंबर 4 है और पद्य खंड है ये, और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित ये कविता है और PGT एस्टेट के लिए हम इसे पढ़ रहे हैं। अब ये जो अध्याय है कैदी और कोकिला चैप्टर नंबर 4, तो ये क्षितिज भाग 1 NCERT जो 9th क्लास की पाठ्य पुस्तक है उसी का चैप्टर नंबर 4 है। 9th क्लास में जो पाठ्य पुस्तक लगी हुई है NCERT की, उस पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 1, क्योंकि क्षितिज भाग 2 जो है वो 10th क्लास के NCERT है। और जब आपने PGT एस्टेट का सिलेबस देखा होगा तो उसमें क्षितिज, वितान, कृतिका ये आरो भाग दी गई हैं। तो ये सारा आपके NCERT की पाठ्य पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी के कहने से मैंने NCERT पढ़ाना शुरू कर रखा है और 9th क्लास के NCERT को हम चैप्टर टू चैप्टर मतलब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के जो गद्य खंड के अंदर 8 अध्याय थे वो मैंने पढ़ा दिए हैं, MCQs करवा दिए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर जाकर देख लें। और किसी कैंडिडेट को अगर ये वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे सर्च करेंगे और फिर उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर ले। सारी वीडियोस मैं वहाँ पर भी शेयर ज़रूर करती हूँ जो मैं पर डे की यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ। तो इस चैनल पर तो मैंने कमेंट ऑफ कर रखे हैं, लेकिन SY हिंदी प्लेटफॉर्म ग्रुप के नाम से मैंने एक ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पर, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर ले। उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पर डाल रखा है और वहाँ पर आप अपने व्यूज़ भी रख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई बात आपको पूछनी है तो आप वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। वहाँ पर कमेंट्स मैंने ऑन कर रखे हैं। लेकिन जो कैंडिडेट ये चाहता है कि मैं इन कमेंट्स से डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर ले और सारी वीडियो का आनंद आप वहाँ से उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वाली मैंने आज एक वीडियो डाली थी, यानी कि आज 8 फरवरी है और दिन में मैंने एक वीडियो डाली थी। तो कैदी और कोकिला इसका एक पार्ट मैंने डाल दिया था और लेखक पर एक कवि परिचय भी मैंने उसमें पढ़ाया और थोड़ी सी कविता भी हमने पढ़ी थी। तो आज इसी का पार्ट नंबर 2 रहने वाला है और इसको मैं अभी शुरुआत करती हूँ। तो पार्ट 1 आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें जो कवि परिचय है और जो कविता का इंट्रोडक्शन है वो मैंने इसमें दे दिया था। थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिवाइज करवा दूंगी कि कैदी और कोकिला जो है अध्याय नंबर 4 है पद्य खंड का, और इसके जो लेखक हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और जब माखनलाल चतुर्वेदी जी ने स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया तो अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर कारागार में डाल दिया, यानी कि जेल में बंद कर दिया। जब कवि जेल के अंदर हैं और बिल्कुल उदास हैं, अकेले हैं, तो रात्रि के समय कोयल बोलती है और उस कोयल को लेकर ही ये कविता लिखी है। और कैदी जो है यहाँ पर खुद कवि है माखनलाल चतुर्वेदी जी, और कोकिल मतलब जो कोयल है वो रात के समय बोलती है, तो उसी को लेकर ये कविता लिखी गई है। और कवि कहता है कि हे कोयल, तुम हमें क्या संदेश देना चाहते हो रात्रि के 12 बजे बोलकर। ठीक है, तो ऐसा इसमें बताया है। और साथ ही इस कविता में कवि ने ये भी बताने का प्रयास किया है कि उस समय जो लोग देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे उनको किस प्रकार से पकड़कर जो ब्रिटिश शासन था वो कारागार में डाल देते थे, और किस प्रकार के कारावास में उनको यातनाएं दी जाती थी, किस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता था। वो यानी कि जो ब्रिटिश शासन था उसकी काली करतूतों का भी इस कविता में पता चलता है। और कवि ने ये सारी बातें बताने का प्रयास किया है और लोगों को जागृत करना चाहता है अपनी इस कविता के माध्यम से, ताकि वो देश के स्वाधीनता आंदोलन को और भी तीव्र गति से आगे बढ़ाएं और देश को आज़ाद करा सकें। क्योंकि एक कवि क्या कर सकता है, कवि अपनी लेखनी के माध्यम से लिख सकता है और लिख कर ही लोगों को जागरूक कर सकता है, लोगों की सोई हुई चेतना को जगा सकता है। तो ऐसा ही प्रयास कुछ माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता में करने का प्रयास किया है। तो बाकी देखो, मैंने यहाँ से ना ये हमने सब पढ़ लिए थे, यहाँ तक भी हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ से हम इसे शुरू करेंगे, तो आप देखते जाएं। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश की है,
क्यों, अब हम यहाँ से दूसरे पैराग्राफ से यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो कविता है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्यों हुक पड़ी। देखो, प्रश्नवाचक शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, तुम क्यों हुक पड़ी। हुक का मतलब है बोलना। तुम रात्रि के समय अचानक से क्यों बोल पड़ी हो। वेदना बोझ वाली से कोकिल बोलो तो क्या लुटा। यहाँ पर कवि कहता है कि हे कोयल, बोलो तो कि तुम्हारा क्या लुट गया है अचानक से, जो तुम्हारी आवाज़ में इतनी वेदना, इतनी करुणा दिखाई दे रही है। जबकि आप तो बहुत ही मधुर वाणी बोलने वाली के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन आज रात्रि के समय आपकी आवाज़ में अचानक से ऐसी वेदना यानी कि पीड़ा वाला स्वर क्यों दिखाई दे रहा है। कोकिल, बताओ तो सही कि तुम्हारा क्या लुट गया है। तो इन पंक्तियों में माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को संबोधित करते हुए ये सारी बातें पूछ रहे हैं। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल का मतलब होता है बिल्कुल कोमल, और वैभव का मतलब होता है धन संपत्ति यानी कि सुख। सुख का अब यहाँ पर धन वैभव मतलब धन दौलत से मतलब नहीं है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आप तो मधुर वाणी के वैभव की यानी कि उस वैभव की मालकिन थी। एक तरीके से कहें तो मधुर ऐश्वर्य की संपत्ति रखने वाली थी। रखवाली सी कोकिल बोलो तो मतलब आपकी वाणी में तो बहुत ही मधुरता थी। बताओ तो सही, तूने क्या किसी को लुटते हुए देखा है कि तू सदा मधुर ध्वनि में बोलने के कारण मधुरता के ऐश्वर्य की रक्षक सी लगती थी, किंतु आज ऐसी वेदना युक्त आवाज में क्यों बोल रही हो। हे कोयल, बोलो तो सही, क्या तुम बावली हो गई हो। अब आगे आप देख सकेंगे। कोकिल बोलो तो कोयल से बार बार पूछ रहा है कवि कि तुम तो मधुरता के ऐश्वर्य की रक्षक सी लगती थी। मधुरता के ऐश्वर्य, कोमल का मतलब, मृदुल का मतलब कोमल, वैभव का मतलब उसका जो ऐश्वर्य था सारा, तो तुम कोमल ऐश्वर्य की रक्षक सी लगती थी, रखवाली सी लगती थी। आज तुम्हारी आवाज में अचानक से पीड़ा क्यों जागृत हो गई है। क्या क्या हुई बावली, क्या तुम बावली हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम बावली हो गई हो, क्या तुम पगला गई हो, जो अर्धरात्रि को आधी रात के समय चीखने लगी हो या आधी रात्रि के समय कूकने लगी हो। कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। अब आगे यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, दावानल होता है जो जंगल में लगती है आग। एक दूसरा होता है बड़वानल। बड़वानल होती है जो समुद्र में लगने वाली आग। और एक होता है जठराग्नि। जठराग्नि होता है जो पेट में लगने वाली आग। ठीक है, तो जठराग्नि पेट में लगने वाली आग, बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग, और दावानल होती है जंगल में लगने वाली आग। और ये तीनों ही शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, बताओ तो सही, क्या आपने जंगल में लगी हुई किसी आग को देखा है। कोकिल बोलो तो क्या तुम्हें कुछ बुराई का आभास हो रहा है। ऐसा कवि कोयल से पूछते हैं। क्या देख न सकती। अब देखो, कवि कह रहा है कि हे कोयल, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। जंजीरों का मतलब, गहना का मतलब आभूषण। अब कह दे माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल में बंद हैं, तो उनके आभूषण क्या हैं। जंजीरें, बेल, हथकड़ियाँ जो ब्रिटिश शासन ने उनके हाथों में पहना रखी हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, तुम देख नहीं सकती कि जंजीरों का गहना, इस ब्रिटिश सरकार ने हमें जंजीरों का गहना पहना रखा है, अर्थात इसने हमारी हाथों में हथकड़ियाँ डाल रखी हैं। हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। अब कहता है कि इन्हें हम हथकड़ियाँ नहीं कहेंगे, ये ब्रिटिश शासन का दिया हुआ गहना है, आभूषण है, जिसको हमने बड़े चाव से पहन रखा है, क्योंकि हमारे सीने में देशभक्ति भरी हुई है। कोल्लू का चरक जो जीवन की तान। अगर हम वैसे देखें तो इन सारी पंक्तियों में
कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि अंग्रेज शासन के अधिकारी कारागार में यानी कि जेल में, जो हम जेल में बंद हैं, उन लोगों को किस प्रकार की यातनाएं दे रहे हैं। कोल्लू का चरक जो जीवन की तान। अब कवि यहाँ पर कहता है कि जिस प्रकार से कोल्लू का बैल जब चलता है तो और वहाँ से चर चर की जो ध्वनि निकलती है, उस प्रकार की ध्वनि ही हमारे जीवन की तान हो गई है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। गिट्टी का मतलब मिट्टी पर। मिट्टी पर ही हम कारागार में बंद रहते हुए मिट्टी पर ही हम देशभक्ति के गीत अपनी उंगलियों से लिख रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। पेट पर जुआ, जुआ होता है जैसे कि जो बैल होते हैं ना, दो बैल होते हैं और बैलों के कंधों पर इस तरीके से एक लकड़ी की टाइप का कुछ रखा जाता है, उसे जुड़ा बोलते हैं हम अधिकतर गाँव में। तो कह रहा कि मैं पेट पर जुआ लगाकर मोट खींचता हूँ, खाली करता हूँ बेटी सकड़ का कुआं। मोट खींचता हूँ मतलब जुआ क्या होता है, मैं बैल के कंधों पर रखे जाने वाली एक लकड़ी होती है। और मोट खींचना का मतलब होता है चमड़े का एक डोल होता है जिससे कुएं आदि से पानी निकाला जाता है। मोट का मतलब पहले आपको पता है सब कुएं से पानी निकालते थे, तो जैसे कोई सी बाल्टी से निकालें उसी तरीके से एक चमड़े की टाइप का एक बाल्टी की तरह ही होता है जिससे कुएं से पानी निकाला जाता था। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जेल में हमसे पानी भी कुएं से निकलवाया जाता है। मैं पेट पर जुआ पहनकर और कुएं से हम पानी खींच रहे हैं, लेकिन खाली करता हूँ बेटी सकड़ का कुआं। अब कवि कह रहे हैं कि हालांकि हमें वो जुआ ये मोट खींचने में काफ़ी तकलीफ होती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये मोट खींचकर कि मैं ब्रिटिश शासन का जो अहंकार है हम उसे ख़त्म कर रहे हैं। अहंकार का जो कुआं है यानी कि ब्रिटिश शासन के लोगों में जो अहंकार भरा हुआ है उसको हम खाली कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो आली। आली का मतलब सखी। यहाँ पर इन दो पंक्तियों में माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, तुम रात्रि के समय में गजब ढा रही हो। जैसे कि हम लोग जो दिन में मोट खींचते हैं पेट पर जूड़ा बांध कर जो हम मोट खींचते हैं उससे जो हमें तकलीफ होती है, लेकिन हम अपनी उस करुणा को दिन के समय नहीं दिखाते, क्योंकि अगर वो करुणा हमारे चेहरे पर दिन में दिखाई दे तो अंग्रेज लोग ये समझ लेंगे, ब्रिटिश शासन ये समझ जाएगा कि हम लोग हार मान चुके हैं। लेकिन हम दिन में किसी भी प्रकार की करुणा का भाव अपने चेहरे पर नहीं दिखाते हैं। तो क्या तुम भी ठीक उसी प्रकार से रात्रि के समय चीख रही हो ताकि ये करुणा जो है तुम्हारी भी दिन में दिखाई ना दे। तुम ये करुणा का स्वर इसलिए रात्रि के समय में सुना रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेंध रही हो, रो रही क्यों हो। अब कवि यहाँ पर कोकिल को कहता है, कोयल को कहता है कि इस शांत समय में तुम रात्रि के अंधकार को बेंध रही हो, मतलब चीर रही हो अपनी आवाज से। क्यों क्यों रो रही हो हे कोयल, तुम रात्रि के समय क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। देखो जो कवि की जो कोयल की आवाज़ है उसके अंदर कवि को एक विद्रोह की आवाज़ सुनाई देती है। और विद्रोह होता है मतलब उसका सामना करना, जो अंग्रेज शासक लोग जो अत्याचार कर रहे हैं उसका सामना करना। तो यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोकिल बोलो तो, क्या तुम विद्रोह के बीज बो रही हो, इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। हे कोकिल, तुम विद्रोह के बीज अपनी आवाज़ से बो रही हो। मुझे भी ऐसा लगता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारी आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी आवाज़ में भी विद्रोह की भावना है। तुम्हें भी जो ये अंग्रेज काली करतूतें हमारे साथ कर रही हैं, तुझे भी ये करतूतें पसंद नहीं है, इसलिए तुम भी उनका विद्रोह कर रही हो अपनी आवाज़ के माध्यम से। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्या कहता है कवि
उस माहौल के बारे में, उस वातावरण के बारे में बता रहा है जिस वातावरण में जो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाले देशभक्त जी रहे हैं और कोकिल बोल रही है, उस वातावरण के बारे में बताया है। काली तू रजनी भी काली, रजनी का मतलब होता है रात्रि। आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि काली तू, हे कोयल तू भी काली है, रात्रि भी काली है, शासन की करनी भी काली, यानी कि ब्रिटिश शासन की जो करतूतें हैं वो भी काली हैं, ब्रिटिश शासन के जो कारनामे हैं वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, उनका ये जो समय है ये भी काला है, और जो कल्पना काली जो अंग्रेज शासन है उनकी कल्पना भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि जिस कोठरी में बंद हूँ जेल के अंदर, वो मेरी कोठरी भी काली है। टोपी काली कमली काली, जो मैंने टोपी पहन रखी है वो भी काली है, और जो कंबल मैंने ओढ़ रखा है जेल के अंदर वो भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली काली, लोह का मतलब लोहा और श्रृंखला की मतलब बेड़ियाँ, जो मैंने हाथों में लोहे की बेड़ियाँ पहन रखी हैं वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की बयाली, बयाली का मतलब है यहाँ पर सर्पिणी। सर्पिणी तो आप सभी जानते होंगे, सांप का स्त्रीलिंग है ये। कह रहा कि हुंकृति का मतलब है हुकार। पहरे की हुकार जो है वो भी सर्पणी की भांति काली है, यानी कि जो पहरेदार हैं जो रात्रि के समय जेल में पहरा दे रही हैं, उनकी जो हुकार है वो भी सर्पणी की भांति काली है। तिस पर है गाली, मतलब उनकी होठों पर गालियां ही गालियां हैं। जो लोग यहाँ पर पहरे दे रहे हैं, जो अंग्रेज अधिकारी हमारे दाएं बाएं हैं, उनकी होठों पर सिर्फ गाली ही गाली है। तो यहाँ पर ए आली, ए आली का मतलब हे सखी, मतलब कवि जो है अपनी ये सारी बातें किसको बता रहा है, कोयल को बता रहा है कि हम उनके जो तिस का मतलब मैंने बताया आपको कि उनके होठों पर जो जुबान है उसमें भी गाली ही गाली हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, ध्यान से अब इसे और सुनेंगे और साथ में पढ़ते भी चलेंगे, समझ भी रहे होंगे। मदमाती का मतलब है यहाँ पर मस्ती, और संकट सागर, इस काले संकट सागर पर मतलब जो हम भारत विदेशों के गुलाम बने हुए हैं, ब्रिटिश शासन के हम गुलाम हैं, उसको संकट सागर कहा है। उस समय को संकट सागर, संकट का सागर कहा है, संकट का सागर कहा है। मरने की मदमाती मतलब इस संकट की घड़ी में भी हमें मरने की जो मस्ती चढ़ी हुई है, मरने का मतलब अपने देश के प्रति बलिदान देने की मस्ती चढ़ी हुई है। और आप समझ रहे होंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर फिर से माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से पूछते हैं कि इस काले वातावरण के अंदर भी तुम अपने गीतों से किस प्रकार अपने गीतों को ऐसे माहौल में चमका रही हो, क्यों कर हो तैराती, तुम अपने गीतों को चमक के साथ किस प्रकार से तैरा रही हो, कोकिल बोलो तो। कि ऐसे वातावरण में भी तुम इतना मधुर गीत गा रही हो, कोकिल बोलो तो, ये कैसे संभव है। ठीक है कि कवि कहता है कि हे कोयल तू बता कि अपने चमकीले गीतों को इस काले वातावरण पर किस प्रकार तैराती हो, मुझे इसका भेद बता दो। आगे कवि क्या कहता है ये भी हम देख लेते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, अब कवि यहाँ पर कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल तुम बहुत ही नसीब वाली हो, तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि तुम्हें रहने के लिए हरी डाली मिली हुई है। मतलब हम तो गुलाम हैं, लेकिन तुम फिर भी अपनी हरी डाली पर निवास कर रही हो। मुझे नसीब कोठरी काली, तुम मेरा भाग्य देखो, मुझे काली कोठरी में रहना पड़ रहा है। तेरा नभ भर में संचार, नभ मतलब आसमान, संचार का मतलब घूमना फिरना, तुम पूरे आसमान में घूमती फिरती हो। मेरा 10 फुट का संसार, मतलब मैं 10 फुट का जो कमरा है उसी के अंदर बंद हूँ। मुझसे तो तुम कहीं बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जो तुम खुले आसमान में घूमती हो। तेरे गीत कहावे वाह,
अब कोयल को कहता है माखनलाल चतुर्वेदी जी कि जब तुम गाती हो तुम्हारे गीतों को सुनकर लोग वाह कहते हैं, तुम्हें शाबाशी देते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह और मैं जेल में इतनी यातनाएं भुगतते हुए तो मैं रो भी नहीं सकता। मेरा रोना भी यहाँ पर एक कसूर यानी कि कोई जुर्म करने के बराबर है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। तो कह रहा है कि तेरी और मेरी जो ये रणभेरी है जो है जो दोनों का विषमता है, दोनों में जो भेद है, इसे देखकर रणभेरी का मतलब क्या होता है? रणभेरी का मतलब है युद्ध का नगाड़ा बजाने का मन करता है। जो विषमता हम दोनों के बीच में है उसे देखकर मेरा नगाड़ा बजाने का मन करता है। अब आगे क्या है उसे और देख लेते हैं। कविता काफ़ी बड़ी है और बस अब तो बहुत ही थोड़ी बची है। इस हुंकृति पर, हुंकृति का मतलब मैंने आपको हुकार बताया था। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कह रहा कि ये जो हुकार, जो ये पहरेदार जो यहाँ पर दे रहे हैं, इस हुकार पर मैं क्या कर सकता हूँ। अपनी कृति, कृति का मतलब है रचना, जो कवि जेल में बैठकर लिख रहा है। कह रहा मैं अपनी इस रचना से कहो और क्या कर दूं। मैं इस रचना से और कुछ नहीं कर सकता, लोगों के अंदर चेतना जागृत कर सकता हूँ। कोकिल बोलो तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दो कोकिल बोलो तो। आसव का मतलब है आनंद। यहाँ पर शब्दार्थ भी आप देखते जाना। यहाँ मोहन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ मोहन शब्द जो है महात्मा गांधी के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है और आसव का मतलब आनंद है। अब यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि मैं हे कोयल तू ही बता कि महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के जो स्वतंत्रता प्राप्ति के व्रत पर प्राणों का आनंद किस प्रकार से भर दूं। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन प्राप्त करने का जो व्रत महात्मा गांधी ने ठाना हुआ है उसमें मैं प्राणों का आनंद किस प्रकार से भर दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम ही बताओ। तो अब ये कविता यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये कविता आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना यहाँ पर। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक तुलनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। थे ना कि विषमता देख तेरी मेरी, तो यहाँ पर तुलनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर ज़्यादातर देखने को आपको दिखाई दे रहा है। और जो प्रमुख बात है कुछ और ख़ास तो इसमें नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो जीवन परिचय था उसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से कई सारे जो प्रश्न है उससे बनने का संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस कविता में, इस वीडियो में इतना ही था। आपको कैसा लगा, हमारे समझाने का तरीका भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इससे भी अच्छे तरीके से अगर आपके पास कोई राय है तो वो भी बताइए कि मैम ऐसे नहीं आप ऐसे पढ़ाइए, तो हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाना है, अपने हिसाब से नहीं पढ़ाना है। जिस हिसाब से आपको समझ में आए उस हिसाब से हम ज़रूर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। और एक मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं हिंदी व्याकरण के लिए, तो बहुत ही जल्द मैं उसकी क्लासेज अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। और काफ़ी टॉपिक मैंने करवा रखे हैं, एस्टेट के लिए ही करवा रखे हैं, एस्टेट के पेपर को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन मैं फिर से स्टार्ट करवा दूँगी, क्योंकि अभी जो आगामी डेट है हमारे पास, तारीख है इसकी एग्ज़ाम की, परीक्षा की नहीं आई है, तो मैं बिल्कुल शुरू करवा दूंगी और धीरे धीरे हम सभी टॉपिक को कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।